हेलो बच्चों, मैं शशिकांत जायंगड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हमारी 12वीं की पुस्तक समष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 2 राष्ट्रीय आय के लेखांकन के बारे में। तो हम ये पाठ स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक बात बता देता हूँ कि राष्ट्रीय आय को मापने वाली जो विधियाँ है उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तथा राष्ट्रीय आय की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। स्टॉक प्रवाह क्या होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। ध्यान देना बच्चों, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। और एक एडम स्मिथ की पुस्तक है जो 1776 1776 में प्रकाशित हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर काउजेज ऑफ द वेल ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम बताइए। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं, देखो बच्चों, अंतिम वस्तुओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि अंतिम वस्तुएं क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो अन्य किसी उत्पादन प्रक्रम में भाग नहीं लेती, अर्थात इनका उपयोग अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। तो बच्चों समझ में आ गई होगी अंतिम वस्तुएं कि ऐसी वस्तुएं होती है जो अन्य किसी उत्पादन प्रक्रम में यानी उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, यानी अंतिम रूप से उपयोग कौन करता है? उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। तो ये होती है अंतिम वस्तुएं। तो अंतिम वस्तुएं क्या होगी? डेफिनेशन, अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन प्रक्रम में भाग नहीं लेती है तथा इनका उपयोग अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। तो बच्चों आपको पता चल गई होगी अंतिम वस्तुएं क्या होती है कि अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो उत्पादन प्रक्रम में भाग नहीं लेती। ध्यान देना बच्चों, इसकी मुख्य बात ये होती है कि उत्पादन प्रक्रम में भाग नहीं लेती, यानी उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें भाग नहीं लेती, तथा इनका उपयोग अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। यानी जो उपभोक्ता होता है वही क्या करता है? इसका अंतिम रूप से उपयोग या प्रयोग करता है। तो ये होती है अंतिम वस्तुएं। देखो अंतिम वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। जो अंतिम वस्तुएं है उनको दो भागों में बांटा गया है। ध्यान देना बच्चों, पहली है उपभोग वस्तुएं और दूसरी है पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है बच्चों, तो अंतिम वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। तो जो उपभोग वस्तुएं हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया है। देखो, टिकाऊ उपभोग वस्तुएं और दूसरी है गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। तो इस प्रकार अंतिम वस्तुओं को बांटा गया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उपभोग वस्तुएं, फिर उनमें देखेंगे टिकाऊ उपभोग वस्तुएं क्या होती है, गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं क्या होती है, फिर हम जानेंगे पूंजीगत वस्तुएं। तो बच्चों आपको अंतिम वस्तुएं की डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी कि ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रम में भाग नहीं लेती तथा इनका उपयोग अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। तो वे वस्तुएं क्या कहलाती है? अंतिम वस्तुएं कहलाती है। तो अब बात करते हैं उपभोग वस्तुओं की।
उपभोग वस्तुएं। देखो उपभोग वस्तुएं क्या होती है कि उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग या प्रयोग उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वे वस्तुएं जिनका उपयोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है उपभोग वस्तुएं कहलाती है। तो बच्चों उपभोग वस्तुएं समझ में आ गई कि उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। यानी वे वस्तुएं जिनका प्रयोग या उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है उपभोग वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, जैसे ये पेन है, इसका उपयोग कौन कर रहा है? उपभोक्ता कर रहा है, तो ये क्या होगी? उपभोग वस्तुएं हो गई। अब हम बात करते हैं, हमने देखा है चार्ट में अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि उपभोग वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहली है टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। देखो बच्चों, टिकाऊ उपभोग वस्तुएं क्या होती है कि टिकाऊ उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो एक बार उपयोग के पश्चात नष्ट नहीं होती। यानी इनका उपयोग कई दिनों तक या कई सालों तक आप कर सकते हो। अगर ये खराब भी हो जाए तो आप इनको सुधार कर वापस इसका उपयोग कर सकते हो। तो ये क्या कहलाती है? टिकाऊ उपभोग वस्तुएं कहलाती है। जैसे मोबाइल फोन, कार, टीवी, फ्रिज, ये क्या है? टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। यानी इनका उपयोग कौन कर रहा है? उपभोक्ता कर रहा है अंतिम रूप से। परंतु एक बार उपयोग करने के बाद ये क्या समाप्त नहीं होती, इनका क्या उपयोग आप बहुत सालों तक कर सकते हो। अगर खराब भी हो जाए तो आप क्या है, इनको सुधार कर या सुधरवा कर वापस उपयोग में या यूज कर सकते हो। तो समझ में आ गई टिकाऊ उपभोग वस्तुएं क्या होती है। तो टिकाऊ उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक बार उपयोग के पश्चात वे वस्तुएं जो एक बार उपयोग के पश्चात नष्ट नहीं होती, अर्थात इनका उपयोग उपभोक्ता कई सालों तक कर सकता है। कभी ये वस्तुएं खराब भी हो जाए तो इन्हें सुधरवा कर फिर से प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या कहलाती है? टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। तो बच्चों समझ में आ गई कि वे वस्तुएं जो एक बार उपयोग के पश्चात नष्ट नहीं होती, अर्थात इनका उपयोग उपभोक्ता कई सालों तक, कई महीनों तक कर सकता है। कभी ये वस्तुएं खराब हो भी जाए तो इन्हें सुधरवा कर फिर से उपयोग कर सकते हैं। जैसे ध्यान देना बच्चों, इनके उदाहरण बताना। जैसे मोबाइल फोन, कार, टीवी, फ्रिज आदि। दैनिक जीवन में बहुत सारी टिकाऊ उपभोग वस्तुएं होती है जिनका उपयोग आप कई सालों तक करते हो, और एक बार खराब भी हो जाए तो आप इनको सुधरवा कर वापस इसका उपयोग कर सकते हो। तो बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे कि टिकाऊ उपभोग वस्तुएं क्या होती है। बहुत इजी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी गैर टिकाऊ
उपभोग वस्तुएं। देखो नाम से पता चल रहा है कि गैर टिकाऊ कि वे वस्तुएं जिनका उपयोग एक बार करने के पश्चात नष्ट हो जाती है, जैसे रोटी, खाद्यान्न वस्तुएं होती है ना, वो एक बार उपयोग करने के बाद में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। कि वे वस्तुएं जिनका उपयोग एक बार करने के बाद में जिनका उपयोग एक बार करने के बाद में समाप्त वे वस्तुएं जिनका उपयोग एक बार करने के बाद में समाप्त हो जाती है, तो वे वस्तुएं क्या कहलाते हैं, गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। जैसे भोजन होता है ना, उसका आप एक बार उपयोग करेंगे बाद में क्या है, वो नष्ट हो जाते हैं, पेट में चला जाता है। ठीक है, या रोटी को देख लो, सब्जी देख लो, ये सभी क्या है, भोजन में ही शामिल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया टिकाऊ उपभोग वस्तुएं क्या होती है और गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं क्या होती है। तो बच्चों समझ में आ गया क्या होती है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करते हैं कि टिकाऊ उपभोग वस्तुएं क्या होती है, कि वे वस्तुएं जो एक बार उपयोग के पश्चात नष्ट नहीं होती, यानी इनका उपयोग आप एक बार करो, दो बार करो, नष्ट नहीं होती, यानी इनका उपयोग कई सालों तक उपभोक्ता कर सकता है। अगर वस्तु खराब भी हो जाती है तो इनको फिर से सुधरवा कर इसका उपयोग यूज कर सकते हो। जैसे मैंने उदाहरण बताया, कार है, टेलीविजन है, फ्रिज है, मोबाइल फोन है, बहुत सारी चीजें होती है आदि। ठीक है, और गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं जो एक बार उपयोग के पश्चात समाप्त हो जाती है, जिनका उपयोग एक बार करने के बाद में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वो होती है गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं, जैसे भोजन। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अंतिम वस्तुओं का दूसरा रूप, पूंजीगत वस्तुएं। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको, बहुत इजी टॉपिक है। देखो बच्चों, इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्या 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से समझना है। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, वैसे तो इजी है, समझ में आ जाएगा आपका। दूसरी है पूंजीगत वस्तुएं। देखो बच्चों, पूंजीगत वस्तुएं एक टिकाऊ प्रकृति की होती है, ध्यान देना बच्चों। पूंजीगत वस्तुएं एक टिकाऊ प्रकृति की वस्तु होती है, जिनका उपयोग अन्य किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे मशीन और औजार। समझ में आया कि पूंजीगत वस्तुएं कैसे होती है, टिकाऊ। ठीक है, टिकाऊ होती है और इनका उपयोग क्या है, किसी अन्य दूसरी वस्तु के निर्माण के लिए किया जाता है, तो वो होती है पूंजीगत वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं है वे वस्तुएं, तो मैं इसे लिख देता हूं, पूंजीगत वस्तुएं एक टिकाऊ प्रकृति की वस्तु होती है। ध्यान देना, पूंजीगत वस्तुएं एक टिकाऊ प्रकृति की वस्तु होती है, जिनका उपयोग दूसरी वस्तु के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, पूंजीगत वस्तुएं। तो बच्चों समझ में आ गई होगी आपको पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है, कि पूंजीगत वस्तुएं एक टिकाऊ प्रकृति की वस्तु होती है, जिनका उपयोग दूसरी वस्तु के निर्माण या उत्पादन के लिए किया जाता है। तो पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण हो गए, जैसे मशीन, औजार। ठीक है, मशीन और औजारों के माध्यम से क्या है, किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो आपको अंतिम वस्तुएं
क्या है उपभोक्ता वस्तुएं, क्या है उपभोक्ताओं में दो वस्तुएं होती है, टिकाऊ उपभोग वस्तुएं और गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं, और एक होती है पूंजीगत वस्तुएं। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको अंतिम वस्तुएं और उनके प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु समझते जाना बच्चों एक एक चीज। मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किसी दूसरी वस्तु के निर्माण के लिए किया जाता है। समझ में आ गया कि ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है वस्तु निर्माण के लिए। ध्यान देना बच्चों, जैसे कपड़ा बनाने के लिए रुई यानी कपास का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, या बर्तन बनाने के लिए स्टील का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो कच्चे माल के रूप में, जो कच्चे माल के रूप में, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो कच्चे माल के रूप में वस्तु उत्पादन के लिए की जाती है, कच्चे माल के रूप में वस्तु उत्पादन के लिए की जाती है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है कि वे वस्तुएं होती है जो कच्चे माल के रूप में वस्तु उत्पादन के लिए की जाती है, यानी वस्तु उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में जो प्रयुक्त होती है ना वस्तुएं, वो क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं होती है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो कच्चे माल के रूप में वस्तु उत्पादन के लिए की जाती है, वस्तु उत्पादन के प्रयोग के लिए की जाती है, प्रयोग के लिए की जाती है। समझ में आ गया कि वे वस्तुएं जो कच्चे माल के रूप में उत्पादन के प्रयोग के लिए की जाती है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। जैसे बिस्कुट के लिए क्या होगी मध्यवर्ती वस्तु, बिस्कुट के लिए मध्यवर्ती वस्तु क्या होगी, आटा। समझ में आया बच्चों कि बिस्कुट के लिए मध्यवर्ती वस्तु क्या होगी, आटा होगी मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु है वो कच्चे माल के रूप में उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे आपको बिस्कुट बनाना है तो बिस्कुट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कच्चा माल क्या होगा, आटा होगा, तभी आप क्या बिस्कुट का निर्माण कर पाओगे। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों में अंतर जानते हैं। देखो बच्चों, आपकी परीक्षा में अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच में अंतर पूछा जाता है, तो इनको अब अच्छे से समझना, इन अंतर को। अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर। तो हम क्या जानेंगे, अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं अंतिम वस्तुओं की, ठीक है, कि अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है वो समझते हैं ना। तो यहां मैं लिख लेता हूं अंतिम वस्तुएं, और इस साइड लिखूंगा मैं मध्यवर्ती वस्तुएं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा आ जाएगी अंतर में। तो ध्यान देना बच्चों, वे वस्तुएं जिनका उपयोग, वे वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रम में
भाग नहीं लेती, अंतिम वस्तुएं कहलाती है। तो बच्चों, वे वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, अंतिम वस्तुएं कहलाती। ठीक है, पहला अंतर। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होगी? मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। तो पहला अंतर समझ में आ गया कि अंतिम वस्तुएं क्या होती है? जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, अंतिम वस्तुएं कहलाती है। जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन में कच्चे माल के रूप में क्या है? प्रयुक्त होती है। पहला अंतर समझ में आ गया। दूसरा अंतर है अंतिम वस्तुओं का उपयोग, उपभोक्ता करता है। ध्यान देना बच्चों, अंतिम वस्तु का उपयोग कौन करता है? उपभोक्ता। ठीक है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग उत्पादक करता है। तो बच्चों, आपके समझ में आ गया दूसरे अंतर कि अंतिम वस्तु का उपयोग कौन करता है? उपभोक्ता, जो वस्तु का उपभोग कर रहा है। ठीक है, और मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग कौन करता है? उत्पादक, जो किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है। ठीक है बच्चों। तीसरा अंतर है अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ध्यान देना बच्चों, अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो देखो बच्चों, अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। और चौथा उदाहरण है, इसके एक चौथा हम इसका उदाहरण लेते हैं। अंतिम वस्तुएं क्या हो गई? अंतिम वस्तुएं के उदाहरण जैसे भोजन, ठीक है, और मध्यवर्ती वस्तुओं का उदाहरण कच्चा माल हो गया, जिसमें देखो कपड़ों के लिए मध्यवर्ती वस्तु क्या होगी? कपास। ध्यान देना, कपड़ों के लिए मध्यवर्ती वस्तु क्या होगी? कपास होगी। जबकि यहाँ एक उदाहरण लेते हैं, भोजन हो गया, सिलाए कपड़े, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना, शर्ट है, पैंट है, जीन्स है, टी शर्ट है, ठीक है, ये सिले कपड़े हैं, ये भी क्या अंतिम वस्तुएं होती है, क्योंकि इसका उपयोग अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, ये फिर दोबारा काम में नहीं आती। परंतु एक कपड़ा होता है, उसका उपयोग तो क्या है, शर्ट बनाने में या अन्य कोई वस्तु बनाने में उपयोग किया जा सकता है, परंतु सिले कपड़ा का उपयोग अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। तो बच्चों, मेरे हिसाब से ये जो 4 अंतर है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। अंतिम वस्तुएं क्या होती है? जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, अंतिम वस्तुएं कहलाती है। जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है? उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। पहला अंतर समझ में आ गया।
दूसरा अंतर है कि अंतिम वस्तु का उपयोग कौन करता है? उपभोक्ता करता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग कौन करता है? उत्पादक करता है। दूसरा अंतर भी समझ में आ गया होगा। तीसरा है अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ठीक है ना, जबकि मध्यवर्ती वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। अंतिम वस्तुओं के उदाहरण है भोजन है, सिले सिलाई कपड़े है, ठीक है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं का उदाहरण है कच्चा माल, जैसे बहुत सारे बर्तन बनाने में स्टील, ठीक है, या कपड़ों के लिए मध्यवर्ती वस्तु कपास हो गया। तो बहुत सारी वस्तुएं होती है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने ये जाना कि अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, और अंतिम वस्तुओं में हमने जाना कि उपभोग वस्तुएं क्या है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या है, गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं क्या है। उपभोग बोल दो चाहे उपभोक्ता बोल दो एक ही बात है। और पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है वो जाना। फिर हमने मध्यवर्ती वस्तुओं को जाना क्या होती है। फिर हमने लास्ट में जाना कि अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर क्या होता है। तो मेरे हिसाब से जो आज का जो वीडियो है, आज के जो टॉपिक है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छी से समझ में भी आए होंगे। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकॉन को दबाइए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।